दोस्तों जय हिंद। दोस्तों किसान आंदोलन एक नया रुख लेता जा रहा है। धीरे धीरे किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है। सरकार ने जो 3 दिसंबर का समय रखा था कि हम 3 दिसंबर को जो बात करेंगे किसानों से, वो पहली बात जो है किसानों से 1 दिसंबर में मीन्स कल कर ली गई है, मगर उसका कोई हल नहीं निकला। तीसरा चरण था बात करने का। 3 बार किसानों से बात हो चुकी है। चौथी बार बात जो होगी वो 4 दिसंबर को बात होगी, मगर किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और किसानों की जिद भी सही है, क्योंकि अगर किसानों को उससे नुकसान होता है तो वो जिद कर सकता है और ये उनका अधिकार भी है। मगर सरकार की जिद मान सकते हैं कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सरकार इस बिल में जो ये किसानों के लिए काला कानून बनाया गया, ये बिल पास किया गया, इस बिल में किस सरकार पीछे हटने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार ये बताती है कि जितने भी आज तक 60 साल में आज़ादी के बाद से बिल पास हुए हैं, 70 साल में, तब से जब से संविधान लागू हुआ है तब से अगर कोई भी किसी भी सरकार में बिल पास हुआ है तो वो बिल वापस नहीं हुआ। बिल में संशोधन जरूर हुआ है मगर बिल वापस नहीं हुआ। मगर ये सोचने वाली बात ये भी है कि अगर बिल में संशोधन करने में फिर समस्याएं क्या हैं, सरकार अपनी बात पे अड़ी क्यों है, क्यों सरकार इस बात को बहुत बड़ा बनाने के मूड में है। किसान जब कहते हैं कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, इस बिल को वापस ले लो, या एमएसपी जो है, न्यूनतम उनका जो रेट है, जो फसल का न्यूनतम रेट है, उसको लागू कर दो, समस्या क्या है। मगर इसके बारे में बोलने के लिए सरकारें तैयार नहीं हैं। सरकारें ये ज़रूर कहती हैं कि हम समझा रहे हैं किसानों को, मगर किसानों ने कह दिया कि हम समझने के लिए आपके पास नहीं आए। हम यहाँ जो आपके पास आ रहे हैं, जो बात करने आ रहे हैं, वो इस काले कानून को ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, ना कि कोई आपसे कुछ समझने के लिए कि इस कानून में क्या है। किसान अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। दिल्ली को चारों तरफ से सील कर दिया गया है, चारों तरफ किसान धरने दिए हुए हैं, मगर सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। लेकिन किसान जो कहते हैं वो कहते हैं कि 2 वर्ष बाद हमें मरना है। अगर 2 वर्ष बाद ही मरना है तो आज मरने में हमें समस्या क्या है। हम आज ही मर जाते हैं अगर 2 साल बाद ही मरना है, क्योंकि अगर 2 साल बाद हम इस तरह मर जाएंगे जब हमारी फसल का कोई रेट नहीं होगा, हमारी फसल नहीं बिकेगी, हमें नुकसान होता चला जाएगा, तो इससे बेहतर है कि हम आज मर जाएं। बहुत सारे किसानों के बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो अपनी फीस नहीं दे पा रहे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो उनका धान का, गेहूं का जो रेट पिछले साल हुआ करता था, इस साल जो गेहूं धान बिकी है उसका बिल्कुल नुकसान हो गया है, उसका कोई रेट रहा ही नहीं है। अगर 3,000 रुपये पिछले वर्ष धान थी तो इस बार 1200 से 1500 के बीच में धान का रेट रहा है। तो किसान का जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है, डीजल का खर्चा है, पानी का खर्चा है, वो बढ़ता जा रहा है, घर के खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मगर किसान की जो फसल है वो घटती जा रही है। मोदी जी ने कहा था कि हम आय दुगनी करने के लिए बात करेंगे, मगर क्या इस तरह आय दुगनी होगी? क्या 3,000 की धान जो बिका करती थी वो 1,500 रुपये बिक रही है, क्या इस तरह आय दुगनी होगी? कृषि मंत्री तोमर साहब कहते हैं कि ये जो कानून बनाया गया है ये किसानों के हित में है। किसान कहते हैं कि अगर ये कानून हमें अच्छा ही नहीं लग रहा, हमसे बात ही नहीं की गई इस कानून के ऊपर, तो ये हमारे हित में हो कैसे सकता है। अगर हमारे हित में है तो हमें नहीं चाहिए ये कानून। सिर्फ और सिर्फ ये कानून जो बनाया गया है ये व्यापारियों के लिए, उन बड़े व्यापारियों के लिए, अडानी, अंबानी, ऐसे ऐसे लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इसमें किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है और किसानों ने, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने समय समय पर आत्महत्या की है। बैंक उन्हें कर्जा नहीं देते, कर्जा देते हैं तो वो किसान लौटा नहीं पाते। अगर किसान कर्जा नहीं लौटा पाएगा तो उनको धमकियां दी जाएंगी, उनकी ज़मीन को जब्त किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा। तो किसान की एक अंतिम इच्छा बचती है, किसान की मजबूरी बन जाती है कि वो अपने आप को मार ले, आत्महत्या कर ले, अपने परिवार को ख़त्म कर दे और इस दुनिया से अलविदा कहकर चला जाए। किसान ऐसा नहीं है कि कोई 1 बीघे 2 बीघे का, 1 एकड़ 2 एकड़ के भी वहाँ किसान हैं और 100 एकड़ 200 एकड़ के भी वहाँ किसान हैं।
जितना बड़ा किसान होगा उतना बड़ा नुकसान होगा, जितना छोटा किसान होगा उतना कम नुकसान होगा। मगर जितना छोटा किसान होगा उतनी ही उसकी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि वो उस पैसे को, जिस पैसे को वो फसल में इस्तेमाल कर रहा है, जिस पैसे को कर्जे पे लेकर लगा रहा है, पूरे साल जिस पैसे से खाता है, कर्जे से खाता है, सिर्फ वो इसीलिए खाता है कि मेरी फसल आएगी, मैं फसल को अपनी मेहनत से बोऊंगा, उसको काटूंगा, फसल को बेचूंगा, उसके बाद जो फसल का पैसा आएगा, जिसका कर्जा होगा, मैं ख़त्म कर दूंगा। मगर जब किसान अपने कर्जे को ही ख़त्म नहीं कर पाता, उसके ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ता चला जाता है, और सरकारें इस चीज़ को देखने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकारों को अगर कानून बनाना है तो कोई ऐसा कानून बनाइएगा जो सभी किसानों को वहाँ बिठाओ, उनसे बात करो और उनसे ये पूछो कि असल में तुम्हें समस्याएं क्या हैं, कहाँ तुम्हें समस्याएं आती हैं। तुम हमारे देश के अन्नदाता हो, तुम पूरे देश को के पालनहार हो, तुम पूरे देश को पाल रहे हो। जो पूरे देश को पाल रहा है उसकी इज्जत की जाती है, ना कि उसको बेइज्जत किया जाता हो, ना कि उस पर लाठियाँ बरसाई जाती हों, उस पर आंसू गैस के गोले चलाए जाते हों, उस पर वाटर कैनन का पानी बरसाया जाता हो। अगर मेरे घर का कोई मुखिया है या आपके घर का कोई मुखिया है, वो मुखिया अगर घर में काम कर रहा है, हमें कमा के खिला रहा है, पूरे दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और शाम को वो पैसे लाता है, हमारे लिए कुछ जुगाड़ करता है खाने का पीने का, तो हम उसकी इज्जत करते हैं। वही हिसाब हमारे देश के किसानों का है। हमारे देश के जो किसान हैं वो पूरी वर्ष मेहनत करते हैं, अपने खून पसीने से उस फसल को उपज करते हैं, बोते हैं, जोतते हैं, और उस फसल को इस लायक करते हैं कि वो हर किसी देशवासी के पेट में जा सके, उसकी भूख मिटा सके। मगर किसान तो अपना काम सही तरीके से कर रहा है, देश का जवान भी अपना काम सही तरीके से कर रहा है, मगर सरकारें अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही। सिर्फ कुछ लोगों की झोली भरने के लिए, सिर्फ कुछ लोगों की, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की झोली भरने के लिए ये नए नए कानून लाए जाते हैं। और ये नया कानून लाया कब गया था? ये नया कानून जब लाया गया था जब पूरे देश में महामारी फैली हुई थी, पूरा देश अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था, तब इस नए कानून का किसानों के ऊपर लागू किया जाता है। किसान तभी से धरने पे चले जाते हैं जब वो अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में धरना देते हैं, गांव के बाहर धरना देते हैं, तो न तो उनकी बात मीडिया सुनने के लिए तैयार थी, न किसी मीडिया ने दिखाया, न सरकार उनके पास गई। मगर जब वो दिल्ली का रुख करते हैं, दिल्ली की तरफ आते हैं पूरे देश के किसान, तो वहाँ मीडिया भी इकट्ठा हो जाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हैं, प्राइम टाइम में दिखाया जाता है, सरकारें भी बात करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब किसानों को समझाया जा रहा है कि तुम चले जाओ, अपने घर वापस चले जाओ, जैसा होगा हम आपस में बैठ के बात कर लेंगे और इस कानून को हम आपको समझा देंगे। मगर किसानों का भी साफ रुख है, उन्होंने कह दिया कि हम इस कानून को समझना ही नहीं चाहते, हम इस कानून को सिर्फ और सिर्फ ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप इस कानून को ख़त्म करना चाहते हो तो हमें बताओ, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक किसान ये भी कहता है कि मुझे सिर्फ ये बताइएगा, क्या हम सरकार से ज़्यादा अनपढ़ है जो कानून को नहीं समझ पा रहे? मीडिया ने तो और कुछ नेतागणों ने तो उन किसानों को जो ठंड से ठिठुर रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं, अपना खुद खाना बना के खा रहे हैं, उन्हें खालिस्तानी तक बोल दिया। उनको कह दिया कि ये हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते क्योंकि देश विरोधी हैं, उनको खालिस्तानी बोल दिया। अगर कोई एनआरसी सीए पे धरना करे तो वो पाकिस्तानी हो जाता है, अगर किसान धरना करे, अपनी मांगों को माने, वो खालिस्तानी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई स्कूल कॉलेज का कोई छात्र अपनी बातों को मनवाए, वो देश विरोधी हो जाता है, वो आतंकवादी हो जाता है। फिर देश हित में काम कर कौन रहा है? सरकारें। मगर देश की 80% आबादी, 80% लोग ये जानते हैं कि क्या सरकारें सही में देश हित में काम कर रही हैं? अगर सरकारें देश हित में काम कर रही हैं तो दुनिया के कई हिस्सों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये कहने पे क्यों मजबूर हो गए कि भारत में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? अगर सीए का कानून आया, एनआरसी, एनपीआर लागू हुआ, तो उसके ऊपर भी कई महीने धरने चले। वो धरना खत्म करना पड़ा क्योंकि
लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के साथ साथ उनको जितने भी मुसलमान शाहीन बाग या जगह जगह बैठे थे उनको धरना ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा फैल गया था। अब किसानों को भी ये समझाया गया अब किसानों को भी ये समझाया गया कि आप यह दिल्ली के आसपास के एरिया को खाली कर दो, दिल्ली से चले जाओ, क्योंकि कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा है। कोरोना ने अपने पैर पसारे हुए हैं। मगर किसान इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि जब बिहार में इलेक्शन होता है तब कोरोना कहाँ चला जाता है। वो कहते हैं अभी हैदराबाद में चुनाव चल रहा था जो कल ख़त्म हुआ है, कोरोना कहाँ चला जाता है। वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव हुआ है तब कोरोना कहाँ चला गया। अब बंगाल की बारी है, फिर कोरोना चला जाएगा। सारे काम आपके हो रहे हैं, लाखों की भीड़ आती है आपके रैलियों में, आपकी मीटिंग में, तब कोरोना क्यों नहीं आता। जब किसान धरना देता है, जब अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी उन बातों को मनवाने के लिए जो जायज़ हैं, न कि नाजायज, जायज़ बातों को मनवाने के लिए अगर किसान धरना दे रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता। उनको तो आज भी मरना है। अगर आप कानून ख़त्म नहीं करते तो 2 साल बाद भी मरना है। कोरोना से मरे, भूखमरी से मरे, कर्जे से मरे, कैसे भी मरे, किसान का तो मरना हो गया। जब किसान का मरना ही हो गया तो उन्हें कोरोना दिखता कहाँ है। वो कोरोना को क्यों माने, क्योंकि कोरोना असल में किसानों के लिए है ही नहीं। वो कहते हैं कि कोरोना कहाँ है। हजारों की भीड़ है किसानों की, किसी ने अपने चेहरे पर, अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए। जब उनसे पूछा जाता है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, कॉरपोरेट मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहते हैं कि आज तक हमारे आसपास तो कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसकी कोरोना से डेथ हुई हो। हम हजारों की भीड़ बैठे हैं, कहाँ है कोरोना। लेकिन बचना चाहिए। असल में महामारी है, ये बीमारी है, इसका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसानों को भी ये समझना चाहिए कि अगर ये बीमारी है तो इस बीमारी को बीमारी की तरह ही लें। अगर आप धरना दे रहे हैं तो धरना तरीके से करें। धरने का तरीका ये होगा कि आप मास्क लगाएं, आपके बीच में, एक किसान से दूसरे किसान के बीच में इतनी दूरी हो जो एक दूसरे से टच ना हो। मैं धरना देने के लिए यहाँ मना नहीं कर रहा, ना कोई मना कर सकता है आपको धरना देने के लिए, क्योंकि आप देश के पालनहार हो। जब सेना नहीं थी तब भी किसान था। मोदी जी भी चले जाएंगे, मनमोहन जी चले गए तभी भी किसान हैं, मोदी जी भी चले जाएंगे तब भी किसान रहेगा। किसानों का काम है किसानी करना, खेती करना, देश को पालना। किसानों के बच्चे कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं? छोटे छोटे कॉलेज में, छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने के बाद, 2-2, 4-4, 10-10 क्लास पढ़ने के बाद वो खेती में लग जाते हैं। किसान कभी नहीं कहता कि मुझे अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाना है। किसान कभी नहीं कहता मुझे अपने बच्चे को रामेश रियान इंटरनेशनल में पढ़ाना है। किसान कहता है कि 10 क्लास पढ़ जाएगा, या तो कोई फौज की नौकरी मिल जाएगी, कोई सरकारी नौकर बन जाएगा, या किसानी करने लगेगा। लेकिन उसी किसान को, उसी किसान का बेटा जो उनके सामने आज खड़ा हुआ है, जो अधिकारी, कोई चाहे पुलिस अधिकारी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, या कोई भी अधिकारी हो, वो किसान का पुत्र है। आज बेटे को बाप से लड़ा दिया गया। आज बेटे की इतनी हिम्मत हो गई कि अपने बाप पे लाठी चला रहा है, अपने बाप पे आंसू गैस के गोले बरसा रहा है। किसकी जिम्मेदारी बनती है ये सब? ये सब सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। सरकारों की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि तुम देश हित के लिए अगर काम कर रहे हो तो किसानों की बात सुनो। अगर किसी चीज़ के ऊपर तुम्हें कानून बनाना है, अगर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा से तुम्हें उस कानून को पास करना है, पास कराओ, उसमें समस्या नहीं है। क्योंकि देश हित में जितने ज़्यादा से ज़्यादा कानून बने, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लॉ आएँ, उतना अच्छा है। मगर वो कानून ऐसे तो हों जिससे किसी को नुकसान ना हो। अगर किसान ये कहता है कि मुझे इस कानून से नुकसान है तो उसमें संशोधन करो। संशोधन करने में कोई समस्याएं नहीं है। जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो एक नॉर्मल कानून है, इसमें संशोधन हो क्यों नहीं सकता? मगर आप इनको क्या करना है? इनको तो खालिस्तानी बताना है। इनको बताना है कि ये 100 रुपये लेकर यहाँ आई हुई महिलाएं हैं। एक कंगना रनौत कहती हैं कि 100 रुपये वाली महिलाएं हैं जो 100 रुपये लेके आती हैं और इस तरह के धरने देती हैं। क्या कंगना रनौत
ने या उसके परिवार में किसी ने खेती की है? उसको उन दुखों की पता है जो एक किसान का परिवार सहता है? शायद नहीं। एक ट्वीट करना बहुत नॉर्मल बात है, मगर उस पर अमल करना, जो ट्वीट तुम कर रहे हो उस पर अमल करना कितना मुश्किल होता है। 12-12, 10-10, 8-8 साल के बच्चे, 80-80 साल की महिलाएं, 80-80 साल के बुजुर्ग आज ठंड में, जाड़े में ठिठुर रहे हैं। दिल्ली की ठंड में, दिल्ली की जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और नवंबर का जो लास्ट वीक रहा है, लगभग 70 साल का सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। उस सर्दी में वहाँ लोग ठिठुर रहे हैं, वहाँ लोग जाड़े से मर रहे हैं, वहाँ लोग अपना समय कैसे कैसे बैठ के, लेट के, कहाँ नींद आती होगी उन्हें। मगर सरकारें सोई पड़ी हैं। 2-3 अपने मंत्रियों को भेज दिया जाता है बात करने के लिए, मगर उस बात को कोई हल नहीं निकलता। उस बात का हल कब निकलेगा? उस बात का हल तब निकलेगा जब उसके खिलाफ या उसके साथ कोई संशोधन किया जाए या उसके ऊपर कोई कानून दूसरा पारित किया जाए। मैं मानता हूं, किसान भी मानते हैं कि आप ये जो कानून है ये खत्म मत कीजिएगा। हम इस कानून के बारे में बात ही नहीं कर रहे, इस कानून को छोड़ दो। मगर कोई ऐसा कानून लाओ जो हमारा न्यूनतम मूल्य, हमारी फसल का न्यूनतम मूल्य तो तय हो। आज हमारी फसल का न्यूनतम मूल्य ही तय नहीं है। हम किस रेट में अपनी फसल को बेचें? व्यापारी का, मंडियों का जो मन होता है उस रेट में उसको खरीद लेते हैं। अगर ऐसे ही खरीदते रहे, ऐसे ही चलता रहा तो किसान न कर पाएगा कुछ। ना आज तक किसानों के कहाँ अपने महल, कोठी, बंगले देखे हैं। अगर उसको शादी भी करनी होती है तो जमीन बेचकर अपनी बेटी की, अपने बेटे की शादी करता है। मुझे बताइएगा, किसान कहाँ से अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा पाएगा? क्या सरकारों ने, मैं सभी सरकारों की, पिछली सरकारों की भी बात कर रहा हूँ, क्या सरकारों ने कभी किसानों के लिए ये कानून बनाया कि तुम्हारे बच्चे अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे ऐसी जगह पढ़ेंगे कि तुम एक किसान हो, तुम देश के अन्नदाता हो, अगर तुम अन्न नहीं बोओगे, तुम खेती नहीं करोगे तो पूरा देश भूखा मर जाएगा? कभी इसके बारे में नहीं सोचा, कभी इसके बारे में बात नहीं की। आपने बात की है तो बिजनेसमैनों के बारे में, आपने बात की है तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के बारे में, आपने बात की है तो बड़े बड़े मीडिया हाउस के बारे में, आपने बात की है तो बॉलीवुड, हॉलीवुड के बारे में, आपने किसान के बारे में और जवान के बारे में तो कभी बात ही नहीं की। जवान बिना किसी कुछ कहे, बिना कुछ सोचे सीमा पर चला जाता है अपने देश के खातिर, अपने देश के मरने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए। किसान रात भर संघर्ष करता है, पूरी पूरी रात सर्दियों में पानी लगाता है कि मेरे देश को अन्न मिल सके, मगर उनके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि समय ही नहीं है उनके बारे में बात करने के लिए। इतना समय है कहाँ सरकार के पास जो उनके बारे में बात कर सके? सरकारों को तो, पत्रकारों को तो इतना समय नहीं है कि उनसे पूछ सके तुम्हारी समस्याएं क्या हैं। पत्रकार तो प्रधानमंत्री जी से पूछती हैं कि तुम आम को कैसे खाते हो, काट के खाते हो या चूस के खाते हो? कभी किसान से भी पूछा कि तुम जो रोटी खाते हो वो प्याज से खाते हो, नमक से खाते हो या किसी टाइम सब्जी भी मिल जाती है? आपने जवान से पूछा कि तुम्हें जो खाना मिल रहा है वो किस ग्रेड का खाना है, कौन सी क्वालिटी का खाना है, कितना अच्छा खाना तुम्हें मिलता है? हमारे प्रधानमंत्री जी मशरूम खाते हैं, कोई विदेशी मशरूम होगी, उस मशरूम का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जवानों को, हमारे किसानों को 2 समय की दाल नहीं मिल पाती। प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े प्लेन में घूम रहे हैं, बड़े बड़े जहाजों में घूम रहे हैं, दूसरे देश की यात्राएं कर रहे हैं, मगर किसान ट्रैक्टर से जब दिल्ली की तरफ चलता है तो उसे रोक दिया जाता है। तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया एक हो गई, मगर किसान, जिसका ये देश है, असल देश किसानों का है, उस किसान को दिल्ली तक नहीं बढ़ने दिया जाता, उस किसान को धरना तक नहीं देने दिया जाता। जंतर मंतर पे अगर किसान आ जाएगा तो कौन सा देश विरोधी काम हो जाएगा? क्या जंतर मंतर किस लिए बनाया गया है? जंतर मंतर जो था वो हमेशा से ही आज़ादी के बाद से वो धरने के लिए स्थगित कर दिया, धरने के लिए बना दिया गया कि यहाँ धरने होंगे, और जगह अगर दिल्ली में कहीं धरने देता है तो वो गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ आप जो धरना है वो जंतर मंतर पर दे सकते हैं। जब जंतर मंतर धरने के लिए बना दिया गया, धरने के लिए अप्रूव कर दिया गया कि जंतर मंतर पर ही धरना दे सकते हैं, तो फिर जंतर मंतर उनको आने क्यों नहीं दिया जाता? कोरोना,
अगर कोरोना का ये समय है तो उनके कानून को ख़त्म कर दो, जो कानून मांगते हैं उनके कानून को पास कर दो। वो क्यों आएंगे? क्यों इतने परेशान होंगे? क्यों इतना संघर्ष करेंगे? क्यों अपने सर्दी में अपनी रजाइयों को छोड़कर इस ठंड में मरेंगे, ठिठुरेंगे, छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लाएंगे? पूरे पूरे परिवार आए हुए हैं। तो सिर्फ मैं मेरे भाई यही कहूंगा कि किसानों के साथ खड़े हो। किसान हमारे अन्नदाता भी हैं, किसान हमारे दाता भी हैं। किसान और हमारा कहीं ना कहीं जो ताल्लुक है वो किसानी से है। हमारा भी, आपका भी, प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी, या पूरे देश का कहीं ना कहीं ताल्लुक किसानों से है। हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने किसानी छोड़ दी है, मगर ताल्लुक किसानी से रहेगा, खेती से रहेगा। अगर उनके पिता हैं आज जीवित नेतागणों के, तो वो अपने पिता से पूछो कि पिताजी तुमने जो खेती की थी उस कैसे खेती करते थे, कितना संघर्ष हुआ करता था उस खेती में, तो शायद आपको पता चल पाएगा कि ये खेती थी क्या, कितना संघर्ष है। वहां पानी नहीं बहा जाता, वहां से अपने शरीर का खून सींचा जाता है जब खेती की जाती है। मुझे बताइएगा कि 4 बजे सर्दी के मौसम में कौन ऐसा नेता है जो 4 बजे अपने जंगलों में जाकर उनको खेती में पानी लगाए? सुबह 4 बजे की मैं बात कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता आप 10 बजे सोकर उठने वाले नेता हैं। वो 4 बजे 10 बजे तक अपने काम को ख़त्म करके फिर दूसरे काम में जुटने वाला किसान है। तो मेरे भाइयों, मैं सिर्फ यही कहूँगा, किसानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खड़े हों, किसानों के इस काले कानून को ख़त्म करने में मदद करें। और जो भी सरकारें जिस तरह की बात करती हैं, अगर हमें समझाने की कोशिश करती हैं तो समझें। अगर हमें लगता है कि सही में ही ये हमारे देश हित में या किसान हित में कानून बनाया गया है, तो हमें उसका अमल भी करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमें इससे नुकसान होने वाला है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। इसकी इजाज़त संविधान देता है, और जो इजाज़त हमें संविधान देता है हमें उस पर पालन करना चाहिए। और ऐसा कोई काम न करें जिससे कि हम देश विरोध में कोई काम कर रहे हैं, कोई देश विरोधी ताकतें हमारे साथ ना आएँ। पुलिस के साथ बदतमीजी ना करें, अपने सैनिकों के साथ बदतमीजी ना करें, क्योंकि वो भी हमारे बेटे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे पुत्र हैं। तो दोस्तों, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उनके साथ ऐसा कुछ ना करें, ऐसी कोई बदतमीजी करने की कोशिश भी ना करें जो गलत हो और जो हमें अंत में इसके हट जाना भुगतना पड़े। अगर कोई हमारे पास बैठकर इस तरह की देश विरोधी ताकत, देश विरोधी बात करता है, तो उसका हमें विरोध करना चाहिए और उसको जल्द से जल्द पुलिस को दे देना चाहिए, जिससे कि कोई बड़ा हादसा हमारे बीच होने से बच सके। और पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि हम जिसके ऊपर पानी बरसा रहे हैं वो कौन है। वो हमारे अन्नदाता हैं। वो हमें जब सींच कर देते हैं, अपने खून को सींच कर अपने खेती को हमें देते हैं, तो हम उसे जीवित रहते हैं, हम उसे अपने पेट को भरते हैं। और सरकारों को भी इसका पालन करना चाहिए, इस बात को जानना चाहिए कि सरकार जो काम कर रही है उस काम को आपने सही ढंग से करे। अगर ये कानून गलत है तो इस कानून को ख़त्म करे, अगर ये कानून सही है तो किसानों को कम से कम इतना तो समझा दे कि ये कानून आपके लिए है और आपको ये फ़ायदा होने वाला है, उसके फ़ायदे गिनाए। ऐसा ना हो कि 3000 की फसल 1500 में अगर उसकी बिक रही है तो उसे कहाँ फ़ायदा दिखाई देगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।